हेलो एजीसियंस। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज एंड फंडामेंटल ड्यूटीज का फर्स्ट चैप्टर। नाउ प्लीज एवरीवन लुक इनटू द स्क्रीन। Now the first chapter is introduction to the preamble of the constitution. Okay, now the first thing is, what is constitution? Constitution is basically the relationship between the government and its people. Okay, now constitution is concerned with two aspects. What are the two aspects? The first one is relationship between different levels of government. Now with different levels of government, let us understand that there are two types of government prevailing in India. The first one is union government or central government. The second one is state government. Now union government कौन सा पार्टी रूल करता है? बीजेपी. द सेकेंड वन इज स्टेट गवर्नमेंट. हर डिफरेंट स्टेट को रूल करने वाला एक अलग पार्टी है. जैसे फॉर एग्जांपल वेस्ट बंगाल को कौन रूल करता है? टीएमसी. सो देयर हैज टू बी अ गुड रिलेशनशिप बिटवीन बीजेपी एज अ यूनियन गवर्नमेंट एंड टीएमसी एज अ स्टेट गवर्नमेंट. ओके. द सेकेंड थिंग इज रिलेशनशिप बिटवीन government and its citizens. So there has to be a good relationship between government and its citizens. Next, coming to the definition of constitution, the basic principles and laws of a nation, state or social group that determine the powers and duties of the government and guarantee certain rights to the people in it is known as constitution. Now coming to the important points of the constitution, the first one is supreme law of India. Now constitution is the supreme law of India, मतलब ये सबसे बड़ा लॉ है और इस लॉ के ऊपर कोई लॉ नहीं है. ठीक है. द सेकेंड वन इज लॉन्गेस्ट रिटन नेशनल कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड. ना हमें जानना होगा कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो दुनिया का सबसे लंबा लिखा हुआ कॉन्स्टिट्यूशन है. ओके. थर्ड वन इज हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो बन के तैयार हो गया था 26 नवंबर 1949 को, बट इनैक्ट कब हुआ था? ये इनैक्ट हुआ था 26 जनवरी 1950 को. ठीक है. नेक्स्ट इज ऑल अदर लॉज हैव टू कंफर्म टू द कॉन्स्टिट्यूशन. इसका मतलब होता है कि बाद बाकी जितने लॉज हैं इंडिया में हैज टू बी कंसिस्टेंट विद द कॉन्स्टिट्यूशन, वरना वो सारे लॉज को इनवैलिड डिक्लेयर कर दिया जाएगा. ठीक है. The fifth point is the constitution contains laws concerning the government and its relation with the people. Constitution में ऐसे laws लिखे गए हैं जिससे relationship बताया जा रहा है between the government and its people. Okay. Now coming to the nature of Indian Constitution. Now what is the nature of Indian Constitution? एक word है जो आपको हमेशा याद रखनी, that is it is federal in form. Now what is federalism in what is federalism? The first one is supremacy of constitution. Supremacy of constitution का मतलब होता है कि constitution के ऊपर कुछ नहीं है, constitution ही सबसे बड़ा है और हमें constitution को follow करके चलना है. Okay. नेक्स्ट इज डिविजन ऑफ पावर बिटवीन द यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट. जैसे कि हमारे इंडिया में दो गवर्नमेंट है, तो दोनों गवर्नमेंट के बीच में पावर्स को डिवाइड कर दिया गया है. ओके. दिस इज नोन एज डिविजन ऑफ पावर बिटवीन यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट. ये दोनों गवर्नमेंट को का पावर डिवाइड कर दिया गया है इन रिस्पेक्टिव एरिया सो दैट दे कैन टेक डिसीजंस इंडिपेंडेंटली. ओके. The third one is existence of an independent judiciary. Now existence of an independent judiciary का मतलब होता है कि यहाँ के जो जजेस है, यहाँ के जो कोर्ट्स है, ठीक है, वो इंडिपेंडेंटली कोई भी फैसला ले सकते हैं, वेदर इट बी अगेंस्ट एनी सिटीजन ऑफ इंडिया, वेदर इट बी अगेंस्ट एनी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और एनी पार्टी. ओके. नेक्स्ट, इंडिया एंड यूनियन ऑफ स्टेट्स विच इज वेरी इंपॉर्टेंट. चलिए समझते हैं इसको. इंडिया को यूनियन ऑफ स्टेट्स कहा गया है. क्यों? बिकॉज इट इज सोवरेन. सोवरेन का मतलब होता है कि इसके इंटरनल मैटर्स में कोई दखल नहीं दे सकता. नेक्स्ट इज सेक्युलर. सेक्युलर का मतलब यहाँ पे कोई पर्टिकुलर रिलीजन को लेके कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कोई भी रिलीजन फॉलो कर सकते हैं. नेक्स्ट इज डेमोक्रेटिक. डेमोक्रेटिक मतलब यहाँ के लोगों को इक्वल राइट्स है अपना एक्सरसाइज करने के लिए. ठीक है. रिपब्लिक विद अ पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट. नेक्स्ट, व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म? कॉन्स्टिट्यूशन हमने समझ लिया. कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म इज बेसिकली द एक्ट दैट अ कंट्री शुड बी गवर्न्ड बाय अ स्पेसिफिक रूल्स और द रूलिंग गवर्नमेंट. कोई भी
रूल या रूलिंग गवर्नमेंट के हिसाब से अगर कोई कंट्री रन कर रहा है उसे कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। ठीक है। नाउ कमिंग टू द प्रिंसिपल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, द फर्स्ट वन इज सेपरेशन ऑफ पावर्स। जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया है, the powers between the union and the state government has been divided so that there is no conflict between them. Okay. Next is responsible and accountable government. जो भी गवर्नमेंट यहाँ की पब्लिक वोट करके उसे गवर्नमेंट बनाती है, हैज टू बी रिस्पॉन्सिबल एंड अकाउंटेबल। कोई भी डिसीजंस वो गवर्नमेंट ले रही है उसके पीछे उसे रिस्पॉन्सिबल होना होगा और अकाउंटेबल होना होगा अगर उससे कोई गलती होती है तो। नेक्स्ट इज पॉपुलर सॉवरेनिटी। पॉपुलर सॉवरेनिटी से मतलब हमारा ये होता है कि कोई जितना भी इंटरनल मैटर है इंडिया का वो हम लोग खुद सॉल्व कर लेते हैं, हमें एक्सटर्नल इंटरफेरेंस की कोई जरूरत नहीं है। ओके। नेक्स्ट इज इंडिपेंडेंट जुडिशरी। इंडिपेंडेंट जुडिशरी मतलब यहाँ के कोर्ट्स इंडिपेंडेंटली फैसला लेते हैं चाहे वो गवर्नमेंट के अगेंस्ट भी क्यों ना हो। ओके। नेक्स्ट इज इंडिविजुअल राइट्स। ना इंडिविजुअल राइट्स से हमें हमारा मतलब है कि यहाँ पे हर सिटीजन को अपना इंडिविजुअल राइट दिया गया है, वो अपने हिसाब से अपना फैसला अपने लिए खुद कर सकते हैं। नेक्स्ट इज रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ मतलब यहाँ पे सारे लॉज, ऑल लॉज अप्लाई इक्वली टू ऑल। ठीक है। और ऑन ऑल द सिटीजन्स ऑफ द कंट्री, और कोई भी सिटीजन लॉ के ऊपर नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट, अल्टीमेट गोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अल्टीमेट गोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है that it is the constitution has been made for the welfare of the people, to promote well-being and larger interest of the society as a whole, to promote what, to promote communal harmony and love for each other. तो basically ultimate goal of constitution ये है, constitution है for the welfare of the people so that they promote communal harmony, that is भाईचारा फैले, there should be love between everyone so that there is no conflict. Okay. Now what is the essence of constitution? Essence of constitution is equality for all. Okay. Now coming to the preamble of Indian constitution, which is very important. जो लेफ्ट साइड में आप पिक्चर देख रहे हैं वो preamble का पिक्चर है. Now the constituent assembly, the constitution basically came into effect from 26 January 1950. ये हमें पता है. और ये कॉन्स्टिट्यूशन अभी तक सिर्फ एक बार अमेंड किया गया है, सिर्फ एक बार, दैट इज द 42nd अमेंडमेंट, जहां पे 3 वर्ड्स ऐड किए गए थे, जिसमें से द फर्स्ट वन इज सोशलिस्ट, सेकेंड इज सेक्युलर एंड द थर्ड वन इज इंटेग्रिटी. ओके. नाउ coming to the preamble, the first 3 words if you can see, I'll go back once more, we the people of India. Okay. Now we the people सोर्स के बारे में बताता है प्रियम्बल का. ठीक है, कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑन बिहाफ ऑफ द पीपल कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने बनाया है. क्या बनाया है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने? कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है. ओके. नेक्स्ट इज नेचर. नेचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? दैट इट इज सॉवरेन, सोशलिस्ट, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक एंड सेक्युलर इन नेचर. ओके. इसे हम और एलैबोरेटली समझेंगे कमिंग स्लाइड्स में. ओके. नेक्स्ट इज ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. द फर्स्ट वन इज जस्टिस, इक्वालिटी, लिबर्टी एंड फ्रेटर्निटी. नाउ कमिंग टू सॉवरेन. सॉवरेन का मतलब होता है दैट देयर शुड बी नो एक्सटर्नल इंटरफेरेंस. द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज इंडिपेंडेंट टू टेक एनी स्टेप्स रिगार्डिंग द नेशन. मतलब कुछ भी होता है, कोई भी मैटर हो इंडिया का, वो यहाँ की गवर्नमेंट खुद फैसला लेगी, बाहर का कोई इंटरफेरेंस अलाउड नहीं है. ओके. नेक्स्ट इज सोशलिस्ट. नाउ सोशलिस्ट वाज एडेड टू द प्रियम्बल by the 42nd Amendment Act of 1976, which is very important. You have to remember this. Okay. Now socialist word का मतलब क्या है? इसका मतलब होता है कि there should be social and economic equality in India. Now social and economic equality मतलब यहाँ पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा on the basis of आपका रंग, रूप, ठीक है, स्टेटस.
आपका जेंडर, आपका रिलीजन या आपका भाषा, ठीक है। देयर हैज टू बी एब्सेंस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, absence of discrimination on the grounds of caste, color, creed, sex, religion or language. Okay. Next, secular. Now this word was also added to the preamble of Indian Constitution by the 42nd Amendment Act 1976. Now secular का मतलब होता है कि state has no religion, मतलब यहाँ पे there is no religion, जैसे यहाँ पे आप लोग कोई भी इंसान कोई भी रिलीजन प्रैक्टिस कर सकता है ना। एग्जाम्पल मैं आपको बता रही हूँ, फ्रांस में यू कैन नॉट प्रैक्टिस रिलीजन पब्लिकली, जैसे हमारे इंडिया में हम पब्लिकली, हमारे यहाँ पे टेम्पल्स है, मॉस्क है, यहाँ पे हम लोग पब्लिकली प्रैक्टिस करते हैं रिलीजन, बट फ्रांस में यू कैन नॉट प्रैक्टिस रिलीजन बिकॉज फ्रांस इज नॉट अ सेक्युलर स्टेट। ओके। In India, secularism has been used in a positive manner. Next, coming to democracy. Now, demo over here, we'll break the word. Demo over here means people, cracy means rule. Okay, democracy is of two types. The first one is direct and the second one is indirect. Now, in India, we are using indirect democracy. कैसे? यहाँ पे जैसे ही आप 18 के हो जाते हो, आपको राइट मिल जाता है वोट करने का, आप अपने हिसाब से अपनी पसंद के गवर्नमेंट को वोट कर सकते हो एंड उसको पावर में ला सकते हो। ओके। नेक्स्ट, रिपब्लिक। नाउ रिपब्लिक में आता है हेड ऑफ द स्टेट। हेड ऑफ द स्टेट कौन होता है? प्रेसिडेंट, एंड इज इलेक्टेड बाय हुम? इट इज इलेक्टेड बाय द सिटीजन्स ऑफ द कंट्री। ओके। रियल हेड होता है हमारा प्राइम मिनिस्टर, ओके, एंड नॉमिनल हेड होता है प्रेसिडेंट। नाउ फेडरलिज्म, वेरी इंपॉर्टेंट। हमने क्या डिस्कस किया था कि नेचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? फेडरल इन नेचर। नाउ कमिंग टू फेडरलिज्म, फेडरलिज्म इज बेसिकली a mode of government that combines a general government with regional government in a single political system, dividing the powers between the two. ये हमने पहले भी डिस्कस किया है कि यहाँ पे यूनियन गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट है, जिसके बीच में डिसीजंस, पावर्स डिवाइड कर दिए गए हैं सो दैट देयर इज नो कॉन्फ्लिक्ट एट ऑल, राइट? नाउ फेडरल फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. Number one is two sets of government. There are two sets of government in India, union and central. ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट क्या है? वो ओवरऑल पूरे कंट्री को देखता है, एंड स्टेट गवर्नमेंट क्या है? बेसिकली वो अपने स्टेट पे फोकस करता है, एंड वर्किंग ऑफ बोथ द गवर्नमेंट्स आर डिफरेंट। ओके। नेक्स्ट, डिवीजन ऑफ पावर। डिवीजन ऑफ पावर कहाँ लिखा हुआ है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में। ओके। The seventh schedule of the Indian Constitution provides how the division of powers is made. मतलब division of power का पूरा बेसिस, पूरा लिस्ट कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है between the central and state government. Okay, both central and state governments have separate powers and responsibilities. Now, nature of federalism under Indian Constitution. The Constitution of India has not described India as a federation. तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिस्क्राइब नहीं करता है कि इंडिया एक फेडरेशन है। हाउएवर, आर्टिकल 1 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिस्क्राइब्स इंडिया एज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, जो हमने डिस्कस कर लिया है, ठीक है। दिस मीन्स इंडिया इज अ यूनियन कंप्राइजिंग ऑफ वेरियस स्टेट्स विच आर एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इट। हियर the states cannot break away from the union, they do not have the power to secede from the union. तो बेसिकली यहाँ पे बोला जा रहा है कि यहाँ पे जैसे कि एक यूनियन हो गया, एक स्टेट हो गया, ठीक है। स्टेट्स तो बहुत सारे हैं बट यूनियन एक है, तो यहाँ पे कभी भी कोई भी स्टेट यूनियन से अलग नहीं हो सकता है। क्यों? बिकॉज उसके पास उतना पावर ही नहीं है कि वो यूनियन से ब्रेक कर सकता है। यूनियन स्टेट को हमेशा रिपोर्ट करना होगा यूनियन को। All right. Next, coming to the objectives of Indian Constitution, जो हमारा रह गया था. The first one is justice. Okay. Now, everyone should get justice. Justice मतलब क्या है? इंसाफ. हर इंसान को इंडिया में इंसाफ मिलना ही चाहिए, है ना?
So there are three types of justice. The first one is political justice. पॉलिटिकल जस्टिस का मतलब होता है जैसे ही आप 18 या उसके ऊपर हुए आप एलिजिबल हो जाते हो वोटिंग के लिए, ठीक है। द सेकेंड वन इज सोशल जस्टिस। सोशल जस्टिस का मतलब होता है कि आपको कोई भी रोक नहीं सकता है ऑन द डिस्क्रिमिनेशन ऑफ कि आपका कलर क्या है, कास्ट क्या है, रिलीजन क्या है या प्लेस ऑफ बर्थ क्या है, ठीक है। थर्ड वन इज इकोनॉमिक जस्टिस। इकोनॉमिक जस्टिस मतलब आपके स्टेटस या इनकम के बेसिस पे आपको कोई जस्टिस देने से रोक नहीं सकता, ओके। नेक्स्ट इज लिबर्टी। लिबर्टी का मतलब क्या होता है? बोलने का अधिकार। कोई आपके मुंह पे टेप नहीं लगा सकता। आपके पास लिबर्टी है अपने आप को एक्सप्रेस करने का, अपना थॉट बताने का, अपना बिलीफ, फेथ या वर्शिप करने का, ठीक है। नेक्स्ट इज इक्वालिटी। इक्वालिटी तो आप लोग जानते हैं कि इक्वालिटी, हर सिटीजन को इक्वालिटी मिलना चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी, ओके। The fourth one is fraternity. Now fraternity is very important. Why? As a state, अगर इतने सारे लोग रह रहे हैं साथ में और अगर वहां पे भाईचारा ही ना हो, ब्रदरहुड ही ना हो, तो क्या होगा? यहाँ पे हर टाइम कोई ना कोई झगड़ा झमेला होता रहेगा, है ना। तो देयर हैज टू बी अ सेंस ऑफ ब्रदरहुड amongst all section of people, okay. Now coming to correlation between liberty, equality and fraternity. The first, let us read this out. Liberty, equality and fraternity must be treated as trinity, ठीक है। अच्छा, विदाउट इक्वालिटी, अगर इक्वालिटी नहीं है तो लिबर्टी का क्या मतलब हो जाएगा? लिबर्टी वुड प्रोड्यूस सुप्रीमेसी ऑफ लॉ, ठीक है। फिर इक्वालिटी विदाउट लिबर्टी वुड किल इंडिविजुअल इनिशिएटिव। अगर इक्वालिटी ही नहीं है, आपका बोलने का अधिकार का कोई मतलब ही नहीं बनता है, वो तो इंडिविजुअल इनिशिएटिव को ऐसे ही रोक दे रहा है। थर्ड वन इज विदाउट फ्रेटर्निटी, लिबर्टी एंड इक्वालिटी वुड नॉट बिकम अ नेचुरल कोर्स ऑफ थिंग। जब भाईचारा ही नहीं है तो आपका बोलने का अधिकार या इक्वालिटी रह के भी कुछ भी नॉर्मल नहीं चल रहा होगा। नेक्स्ट, Doctrine of equality. Now, Article 14 under the subhead Right to Equality states that the state shall not deny to any person equality before the law or the equal protection of the laws within the territory of India. तो Article 14 क्या बोलता है? Article 14 under the subhead Right to Equality बोलता है कि the state कभी डिनाई नहीं करेगा कोई पर्सन को इक्वालिटी बिफोर द लॉ, ठीक है। नेक्स्ट, social democracy. It implies social and economic equality, which means absence of discrimination on the grounds only of caste, color, creed, sex, religion or language. So there has to be a social and economic equality. Social and economic equality याद रखना है हमें. Social and economic equality, which means absence of discrimination on the basis of caste, color, creed, sex, religion or language, ठीक है। नेक्स्ट, पार्लियामेंटरी डेमोक्रेसी. A parliamentary democracy is a system of government in which citizens elect representatives to a legislative parliament to make the necessary laws and decisions for the country. This parliament directly represents the people. Now, parliamentary democracy का मतलब क्या होता है? ये एक सिस्टम होता है गवर्नमेंट का, ठीक है, जिसमें सिटीजन्स मतलब हम और आप जैसे लोग वोट करके इलेक्ट करते हैं रिप्रेजेंटेटिव्स सो दैट दे मेक नेसेसरी लॉज एंड डिसीजंस फॉर द कंट्री, ठीक है। तो हम जिसे इलेक्ट करते हैं वो बेसिकली रिप्रेजेंट करते हैं हमें, ऑलराइट। नेक्स्ट, सोशल जस्टिस इज जस्टिस in relation to a fair balance in the distribution of wealth, opportunities and privileges within a society where individual rights are recognized and protected. तो social justice क्या है? Social justice वो होता है कि there has to be a balance between what? In distribution of wealth, मतलब wealth, opportunities and privileges जो भी available है society में, there has to be a fair balance amongst these. पर ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, बट हाँ, फेयर बैलेंस हैज टू बी देयर इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, opportunities and privileges within a society
सो दैट इंडिविजुअल का जो राइट होता है, हर एक सिटीजन का जो राइट होता है वो रिकॉग्नाइज किया जाए और उसे प्रोटेक्ट किया जाए। ठीक है। नेक्स्ट, फंडामेंटल राइट्स। अच्छा, फंडामेंटल राइट्स क्या है? फंडामेंटल राइट्स आर अ ग्रुप ऑफ राइट्स दैट हैव बीन रिकॉग्नाइज्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। फंडामेंटल राइट्स मेंशन्ड है कॉन्स्टिट्यूशन में, वॉट एवर लिस्ट इज देयर इज टर्म्ड एज फंडामेंटल राइट्स। नाउ कमिंग टू डॉक्ट्रिन ऑफ incidental or ancillary power. ठीक है। It implies that the power to legislate on a particular issue also includes the power to legislate on ancillary matters that are reasonably connected to that issue or subject. For example, the power of the central government to impose income tax would include the ability to examine and seize property in order to prevent income tax evasion. Now, example से समझते हैं हम लोग कि इनकम टैक्स इम्पोज कौन करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है। अगर फॉर एग्जाम्पल मैंने इनकम टैक्स बचाने की कोशिश की, या मैं इनकम टैक्स प्रॉपरली पे नहीं कर रही हूँ, ठीक है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट का पूरा राइट है कि वो एग्जामिन करेगा मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स और सीज भी कर सकता है मेरी प्रॉपर्टी। ओके। Next, however, a subject cannot be considered auxiliary if it is specifically specified in a state or union list. तो कोई भी सब्जेक्ट को ऑक्सिलरी नहीं माना जाता है अगर वो स्पेसिफिकली स्पेसिफाइड है स्टेट और यूनियन लिस्ट में। फॉर एग्जाम्पल, पिलग्रिमेज इज अ स्टेट सब्जेक्ट बट इट कैन नॉट इंक्लूड पिलग्रिमेज आउटसाइड इंडिया, is not ancillary as it is a separate entry in the union list. Now pilgrimage मतलब तीर्थ करना is a state subject, मतलब वो एक union subject नहीं है, वो एक state subject है। ठीक है। लेकिन कोई भी pilgrimage जो इंडिया के बाहर किया गया है वो ancillary नहीं है और उसको एक सेपरेट एंट्री दिया गया है यूनियन लिस्ट में। तो हमें यूनियन लिस्ट एंड स्टेट लिस्ट अच्छे से पढ़ना होगा कि कौन सा किस लिस्ट में आता है। जैसे कि पिलग्रिमेज एक स्टेट सब्जेक्ट है, पर अगर विद इन इंडिया, अगर पिलग्रिमेज विद इन इंडिया हो रहा है तो वो स्टेट सब्जेक्ट है, अगर पिलग्रिमेज आउटसाइड इंडिया हो रहा है तो वो एंसिलरी माना जाएगा, उसका सेपरेट एंट्री है यूनियन लिस्ट में। ऑलराइट। नेक्स्ट, लीगल राइट क्या होता है? लीगल राइट इज एन इंटरेस्ट एक्सेप्टेड एंड प्रोटेक्टेड बाय लॉ। कोई भी राइट लीगल तभी कहा जाता है जब वो प्रोटेक्टेड है लॉ से। लीगल राइट्स आर इक्वली अवेलेबल टू ऑल द सिटीजन्स विदाउट द डिस्क्रिमिनेशन ऑफ कास्ट, क्रीड एंड सेक्स। लीगल राइट हर एक सिटीजन के पास अवेलेबल है विदाउट द डिस्क्रिमिनेशन ऑफ कास्ट, क्रीड एंड सेक्स। ओके, चलिए, थैंक यू। फर्स्ट चैप्टर इज डन। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में।